हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। हमारे सुपर हिट नीट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करेंगे। हाँ, और ये टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मतलब ये किसी भी फ्यूचर डॉक्टर के लिए एक एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। सही बात है। ये स्टोरी आपके नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, जिसकी मदद से आप असर्शन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पर उसके लिए हमारे साथ बिकॉज और ड्यू टू वाले स्टेटमेंट्स पर फोकस करना होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स में ही असली लॉजिक छुपा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कई बार स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री को प्रिपेयर करते वक्त ओनली क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो सही भी है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बिना क्वेश्चंस के बहुत कम फायदा होता है। जिसमें हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अनपैक करेंगे, जिसकी मदद से आप मिनिमम टाइम में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाएंगे, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएं। सो अपना पूरा फोकस यहाँ रखिएगा। तो चलिए ओपन कीजिए अपनी एनसीईआरटी हमारे साथ। नाउ स्टार्ट हाइलाइटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलोंग विद कीवर्ड्स मिनिमम टाइम में, जिससे आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाएंगे। और अगर आपके पास बुक ओपन करने का टाइम भी नहीं है, तब भी आप इसे स्टोरी फॉर्मेट में ओनली ऑडियो सुनकर रिवाइज कर सकते हैं। सो शुरू करें? बिल्कुल। इस डीप डाइव की शुरुआत मैं एक फेमस केमिस्ट रोवाल्ड हॉफमन के कोट से करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इन्फिनिट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम देम। ओह वाओ! मतलब केमिस्ट्री सिर्फ एलिमेंट्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि उनसे बनने वाले अनंत मॉलिक्यूल्स और उनके ट्रांसफॉर्मेशंस की साइंस है। सही पकड़ा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम 1300 से 1600 सीई के टाइम को देखें, तो केमिस्ट्री एल्केमी और आइट्रोकेमिस्ट्री के रूप में डेवलप हुई थी। वेट, एल्केमी? मतलब वो पुराने टाइम के लोग जो... हाँ, वही जो जादू और साइंस को मिलाकर देखते थे। उनके मेनली दो गोल्स थे। पहला था फिलोसोफर स्टोन, यानी जिसे हम पारस पत्थर कहते हैं, उसकी खोज। उनका मानना था कि ये स्टोन बेसर मेटल्स जैसे आयरन और कॉपर को गोल्ड यानी सोने में बदल सकता है। एलेक्सिर ऑफ लाइफ ढूंढना, यानी अमरता का अमृत जिसे इंसान हमेशा जिंदा रह सके। ये तो सुनने में किसी फैंटेसी मूवी जैसा लगता है। लेकिन एंशिएंट इंडिया में क्या चल रहा था उस वक्त? वहां भी यही सब हो रहा था क्या? एंशिएंट इंडिया का हिसाब थोड़ा अलग और बहुत प्रैक्टिकली एडवांस था। यहाँ केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया या रस विद्या कहा जाता था। अगर हम सिंध में मोहनजोदारो और पंजाब में हराप्पा की एक्सकवेशंस यानी खुदाई की बात करें, तो उन्होंने बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया था। राइट, मैंने पढ़ा है कि वहां मास प्रोडक्शन ऑफ पॉटरी भी होता था। बिल्कुल। और इस पॉटरी के मास प्रोडक्शन को हम एंशिएंट टाइम्स का पहला केमिकल प्रोसेस मान सकते हैं। उन्होंने ग्लेज्ड पॉटरी बनाई थी। हराप्पन्स ने कंस्ट्रक्शन के लिए जिप्सम सीमेंट का यूज किया, जिसमें लाइम, सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 के ट्रेसेस मिले हैं। वेट, कैल्शियम कार्बोनेट के ट्रेसेस उस जमाने में? हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने फाइंस नाम के एक स्पेशल ग्लास भी बनाया था। वो लेड, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर को पिघलाना यानी मेल्ट करना जानते थे। और सबसे कमाल की बात, उन्हें पता था कि कॉपर इनहेरेंटली सॉफ्ट होता है, तो उसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने टिन और आर्सेनिक का यूज किया। ओ, मतलब एंशिएंट मेटलर्जी काफी एडवांस्ड थी। ग्लास ऑब्जेक्ट्स के भी तो एविडेंस मिले हैं ना इंडिया में? हाँ, साउथ इंडिया के मस्की में 1000 से 900 BCE के आसपास और नॉर्थ इंडिया के हस्तिनापुर और टैक्सिला में 1000 से 200 BCE के दौरान ग्लास ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। और अगर मैं लिटरेचर की बात करूं, तो ऋग्वेदा जो 1000 से 400 BCE के आसपास का है, उसमें टैनिंग ऑफ लेदर और डाइंग ऑफ कॉटन का जिक्र है। सही बात है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो समुद्र से नमक यानी सॉल्ट फ्रॉम सी और लिकर्स जिसे असावास कहते थे, उन्हें बनाने का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फ्यूचर डॉक्टर्स मेडिकल टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो सुश्रुता संहिता में एल्कलीज के इंपॉर्टेंस को बहुत डीपली समझाया गया है। और चरका संहिता को कैसे भूल सकते हैं। उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कॉपर, टिन, जिंक के ऑक्साइड्स बनाने की बात है। साथ ही उसमें सल्फेट्स और कार्बोनेट्स का भी डिटेल है। एक और माइंड ब्लोइंग चीज है चरका संहिता में। क्या? भस्मा। उन्होंने मेटल्स के पार्टिकल साइज को कम करने का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे भस्मा कहते थे। ये आज की नैनो टेक्नोलॉजी का अर्ली फॉर्म था, जहां धातुओं को बॉडी ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता था। वाओ, एंशिएंट नैनोटेक।
और इस फील्ड में स्पेसिफिक साइंटिस्ट का रोल भी तो था। नागार्जुना का नाम काफी आता है। हाँ, नागार्जुना में एक बुक लिखी थी, रस रत्नाकर। ये बुक मर्करी कंपाउंड्स और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में थी। उसके बाद अराउंड 800 सीई में अरसार नवम आए। इसमें फर्नेसेस, ओवन्स और यहां तक कि मेटल्स को उनके फ्लेम कलर से आइडेंटिफाई करने का डिटेल था। फ्लेम टेस्ट? वो लोग उस वक्त फ्लेम टेस्ट करते थे? चक्रपाणी का भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन था ना? हाँ, चक्रपाणी ने मर्क्यूरी सल्फाइड की खोज की थी और उन्हें सोप यानी साबुन के आविष्कार का क्रेडिट भी जाता है, जिसमें उन्होंने मस्टर्ड ऑयल और एल्कलीज का यूज किया था। उसके बाद 18th सेंचुरी सीई आते आते एरंडा ऑयल, माहुआ सीड्स और कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करके कमर्शियल सोप बनने लगा। इनक्रेडिबल। और क्या एप्लीकेशंस थे केमिस्ट्री के उस टाइम? वराहमिहिर की बृहत संहिता, जो 6th सेंचुरी सीई में आई, उसमें हाउसेस और टेम्पल्स की वॉल्स और रूफ्स पे लगाने के लिए एक ग्लूटेनस मटेरियल का जिक्र है। अथर्ववेदा 1000 बीसी में बहुत सारे डाई स्टफ्स जैसे टर्मरिक, मैडर, सनफ्लावर, ऑर्पिमेंट, कोचिनील, लैक, कंप्लिशिका, पतंगा और जातुका मेंशन्ड है। वेट, इतने सारे डाइज उस जमाने में? हाँ, और कॉस्मेटिक्स और सेंस के लिए गंधा युक्ली नाम की टेक्स्ट थी। चाइनीज ट्रैवलर आइट सिंह ने बताया था कि 17th सेंचुरी इंडिया में पेपर यूज होता था और टैक्सिला में इंक भी बनती थी, जिसमें चौक, रेड लीड और मिनिमम का यूज होता था। ये सारा एंशिएंट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और चीज जो मुझे फैसिनेट करती है वो है एटॉमिक थ्योरी। हम नॉर्मली जॉन डाल्टन को जानते हैं 1766 1844 वाले, लेकिन उनसे लगभग 2500 साल पहले 600 बीसी में आचार्य कणाद, जिनका ओरिजिनल नाम काश्यप था, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दे दी थी। उन्होंने वैशेषिक सूत्रज लिखे और कहा कि मैटर को डिवाइड करते जाओ तो एक इनडिविजिबल पार्टिकल बचेगा, जिसे उन्होंने परमाणु नाम दिया। परमाणु, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये इटर्नल, इंडिस्ट्रक्टिबल, स्फेरिकल, सुपरासेंसिबल और इन मोशन होते हैं। एग्जैक्टली। और डाल्टन की थ्योरी भी यही कहती है बाद में। आज हम केमिस्ट्री का यूज लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने में करते हैं, जैसे कैंसर थेरेपी के लिए सिस्प्लैटिन और टैक्सोल, और एड्स के मरीजों के लिए AZD यानी अजीडोरथाइमिडीन। हाँ, इसके अलावा स्ट्राटोस्फीयर में ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के सेफ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने में और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन और CO2 को मैनेज करने में भी केमिस्ट्री काम आती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम एक क्विक रिकैप 1 लेते हैं। हमने हिस्ट्री देखी 1300 से 1600 CE, एल्केमी, फिलोसोफर्स स्टोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ। एंशिएंट इंडिया में मोहेंजोदारो की बेक्ड ब्रिक्स, हड़प्पा का जिप्सम सीमेंट, फेयांस, ऋग्वेद में टैनिंग, अर्थशास्त्र में सॉल्ट, सुश्रुता संहिता में एल्कलीज, चरका संहिता में भस्मा यानी नैनोटेक, नागार्जुना की रस रत्नाकर, चक्रपाणी का मस्टर्ड ऑयल सोप, आचार्य कानाद का परमाणु जो डाल्टन से 2500 साल पहले आया, और मॉडर्न ड्रग्स सिस्प्लाटिन, टैक्सोल और AZT। परफेक्ट रिकैप। तो केमिस्ट्री जिसका अध्ययन करती है वो है मैटर यानी पदार्थ। मैटर की बेसिक डेफिनेशन ये है कि जिसका भी कुछ मास हो और जो स्पेस घेरे वो मैटर है। इसकी 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होता, और गैस का ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप। और ये तीनों स्टेट्स इंटरकन्वर्टिबल होती हैं टेम्परेचर चेंज करके, राइट? बिल्कुल। ये तो हुई मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। अगर थोड़ा डीप जाएं तो मैटर को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स जिनका वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, जैसे होमोजेनस मिक्सचर्स जिनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, लाइक शुगर सोल्यूशन इन वाटर या एयर, और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स जिनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता, जैसे मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर या ग्रेन्स एंड पल्सेस विद डर्ट। और इन मिक्सचर्स को हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, जैसे हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन। लेकिन प्योर सब्सटेंसेस का कॉम्पोजिशन कंप्लीटली फिक्स्ड होता है, जिसके भी 2 टाइप्स होते हैं। एलिमेंट्स जिनमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, जैसे Na, Cu, Ag, H2, O2, N2, और कंपाउंड्स जिनमें 2 या अधिक एलिमेंट्स के एटम्स डेफिनेट रेशियो में मिलते हैं, जैसे H2O, CO2, अमोनिया और शुगर।
लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, एक असर्शन रीजन के हिसाब से क्या कंपाउंड्स अपने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बनाए रखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। टेक्स्ट बुक का ओरिजिनल एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन यानी H2 गैस एक पॉप साउंड के साथ जलती है। ऑक्सीजन यानी O2 कंबशन में सपोर्टर है। दोनों आग को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जब ये मिलकर कंपाउंड बनाते हैं यानी वाटर H2O, तो वो उल्टा फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। इसलिए कंपाउंड्स बिल्कुल अपने एलिमेंट्स जैसी प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं करते, उनकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह बदल जाती हैं। wow, this is a great point for exam assertions. Time for quick recap too. मैटर की 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्लासिफिकेशन में मिक्सचर्स आते हैं जिनकी वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है और इन्हें फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। होमोजीनियस यूनिफॉर्म होते हैं, हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा है प्योर सब्सटेंसेस जिनकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। इनके अंदर आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पेरेंट एलिमेंट से कंप्लीटली अलग होती हैं, जैसे H2 और O2 से बना वाटर। सही। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और मेजरमेंट की। मैटर की प्रॉपर्टीज 2 टाइप की होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। इन्हें मेजर करने के लिए आइडेंटिटी बदलने की जरूरत नहीं होती। और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कॉम्पोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी विद एसिड्स एंड बेसिस, इन्हें देखने के लिए केमिकल चेंज होना जरूरी है। हाँ, अब इन प्रॉपर्टीज को मेजर कैसे करें? पहले 2 सिस्टम्स थे, इंग्लिश सिस्टम और मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस में आया था और डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड होने के कारण ज्यादा कन्वीनियंट था। फिर 1960 में 11th CGPM यानी कॉन्फ्रेंस जनरलाई दे पोएट्स ए मेजर्स ने एक स्टैंडर्ड सिस्टम एस्टैब्लिश किया जिसे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी SI कहते हैं। ये बेसिकली 1875 की पेरिस वाली मीटर कन्वेंशन का ही विस्तार था। इस SI सिस्टम ने 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी सेट की। लेंथ जिसका यूनिट मीटर है, मास जिसका किलोग्राम है, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। फ्यूचर डॉक्टर्स, इन 7 यूनिट्स को याद रखने के लिए एक न्यूमोनिक सेट कर लीजिए। लिटिल मंकीज, टाइम करंट टेम्परेचर्स एट लेबोरेटरीज। लिटिल के L से लेंथ, मंकीज के M से मास, टाइम से टाइम, करंट से इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर से थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, एट के A से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लेबोरेटरीज के L से लुमिनस इंटेंसिटी। ग्रेट ट्रिक। वैसे इंडिया में इन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी NMI की है, जो NPL न्यू दिल्ली में। पता है, मास का स्टैंडर्ड पहले एक प्लैटिनम इरिडियम यानी PTR सिलेंडर होता था जो 1889 से सेवरस फ्रांस में रखा था। पर एक फिजिकल सिलेंडर का मास तो डिग्रेड हो सकता है ना टाइम के साथ। एग्जैक्टली। इसलिए अब नया स्टैंडर्ड अवोगाड्रो कांस्टेंट को यूज करता है। इसमें अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन के स्फीयर्स पर एक्सरेज यूज होती है जिसकी एक्यूरेसी 1 पार्ट इन 10:6 होती है। और मीटर की भी 1983 में नई डेफिनेशन आई थी, जिसमें मीटर को स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बेसिस पे डिफाइन किया गया। बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग 129979245 ऑफ अ सेकंड। बिल्कुल सही। अब स्टूडेंट्स अक्सर मास और वेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। मास एक सब्सटेंस में अमाउंट ऑफ मैटर है जो कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट उस मास पर लगने वाली ग्रेविटी का फोर्स है जो प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। लैब में एग्जैक्ट मास निकालने के लिए हम एनालिटिकल बैलेंस का यूज करते हैं। और वॉल्यूम का SI यूनिट मीटर क्यूब यानी M3 होता है, बट लैब में हम कॉमनली CM3, DM3 या लीटर L यूज करते हैं। याद रखिए 1 लीटर होता है 1000 ml के इक्वल और 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 DM3 के इक्वल। इन्हें नापने के लिए लैब में ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट, पाइपेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं। और अगर मास और वॉल्यूम आ गया तो डेंसिटी निकालना आसान है। डेंसिटी इक्वल्स मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका SI यूनिट kg मीटर-3 है, हालांकि लैब में G सेंटीमीटर-3 चलता है। अब आता है टेम्परेचर। इसके 3 स्केल्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। लेकिन SI यूनिट सिर्फ केल्विन यानी K है। इनके फॉर्मूलाज याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। फ़ारेनहाइट इक्वल्स 9/5 सेल्सियस + 32
और केल्विन इक्वल्स सेल्सियस प्लस 273.15। और इनका स्टैंडर्ड डेटा डायरेक्टली एग्जाम में आता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 373 के होता है। फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273.15 के। और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 के। और रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस यानी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट और 298 के। लेकिन यहाँ असर्शन रीजनिंग के लिए एक ट्रिक है। सेल्सियस स्केल में नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल हैं, जैसे -5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर प्रैक्टिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन को मेजर करता है। 0 केल्विन पर उनकी मोशन पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। जब मूवमेंट ही नहीं बची तो उससे ज्यादा कोल्ड स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती। वाओ! लेट्स हिट क्विक रिकैप 3। टेम्परेचर के फॉर्मूलाज है F इक्वल्स 9/5 C + 32 और K इक्वल्स C + 273.15। वॉल्यूम यूनिट्स 1 लीटर इक्वल्स 1000 मिलीलीटर्स और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स 1 डेसीमीटर क्यूब। डेंसिटी का SI यूनिट kg मीटर-3 है और लैब में G सेंटीमीटर -3। और केल्विन स्केल पर नेगेटिव टेम्परेचर मैथमेटिकली या फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं लास्ट फंडामेंटल स्टेप पर, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। लैब में नंबर्स बहुत छोटे या बड़े होते हैं, इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्मेट यूज करते हैं, n × 10n। यहाँ n कोई भी नंबर है, 1.00 से 9.99 तक। 32.508 है तो उसे 2.32508 × 10⁻² लिखेंगे, और अगर 0.00016 है तो 1.6 × 10⁻4 लिखेंगे। बस ध्यान रखना कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए। इसके बाद अनसर्टेनिटी को दिखाने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज होता है। जैसे प्लेटफॉर्म बैलेंस 9.4 G बताता है, पर एनालिटिकल बैलेंस 9.4213 G बताता है। इसलिए इसके रूल्स बनाए गए हैं। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे 285 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और दूसरा, प्रीसीडिंग जीरोज यानी पहले आने वाले जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होते, जैसे 0.03 में सिर्फ एक फिगर है। तीसरा रूल, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो 2.005 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। चौथा रूल थोड़ा ट्रिकी है, टर्मिनल जीरोज यानी आखिरी जीरोज सिर्फ तभी सिग्निफिकेंट होंगे जब डेसिमल पॉइंट हो। जैसे 0.200 में डेसिमल है तो यहाँ 3 फिगर्स हैं, लेकिन अगर सिर्फ 100 लिखा है बिना डेसिमल के तो उसमें 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ, अगर 100.0 लिख दें तो 4 हो जाएंगे। और काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में तो इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ना, जैसे 2 बॉल्स को आप 2.00000 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। बिल्कुल। इन सब के बीच हमें प्रिसिजन और एक्यूरेसी का फर्क याद रखना होगा। प्रिसिजन मतलब आपकी मेजरमेंट्स आपस में कितनी क्लोज हैं, और एक्यूरेसी मतलब आपकी मेजरमेंट सही वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। इसे टेक्स्ट बुक की टेबल 1.4 के एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रू वैल्यू 2.00 ग्राम है। स्टूडेंट ए का रिजल्ट आया 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम। ये आपस में तो क्लोज है, पर 2.00 के पास नहीं। मतलब दे आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। स्टूडेंट बी का आया 2.05 ग्राम्स और 1.94 ग्राम्स। ये ना आपस में क्लोज हैं ना ट्रू वैल्यू के। सो नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। और स्टूडेंट सी का रिजल्ट 1.99 ग्राम्स और 2.01 ग्राम्स हैं। ये क्लोज भी हैं और 2.00 के पास भी। सो बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। एग्जैक्ट। और फाइनल कैलकुलेशन में राउंडिंग ऑफ के रूल्स लगते हैं, जिसका निमोनिक भी हमारे पास है। अबव 5, बिलो 5, एग्जैक्टली 5, चेक इवन ऑड। मतलब अगर ड्रॉप होने वाला नंबर 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग नंबर 1 से बढ़ेगा। जैसे 1.386 बनेगा 1.39। अगर 5 से कम है तो नो चेंज, 4.334 रहेगा 4.33। लेकिन अगर ठीक 5 हो तो उसके पहले वाला नंबर देखें। अगर वो इवन यानी सम है तो नो चेंज, 6.25 बनेगा 6.2।
अगर ऑड यानी विषम है तो 1 से बढ़ेगा, जैसे 6.35 बनेगा 6.4। और यूनिट्स कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर लेबल मेथड यानी डायमेंशनल एनालिसिस का यूज होता है। जैसे 3 इंचेस को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 2.54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 7.62 सेंटीमीटर, और 12 को m3 में बदलना हो तो रिलेशन यूज होता है कि 1000 L = 1 m3, तो आंसर होगा 2 × 10⁻³ m3। ऐसे ही 2 डेज को सेकंड्स में बदलना हो तो 2 × 24 × 60 × 60 यानी 172800 सेकंड्स होगा। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, यहाँ हमने अपने सोर्स मटेरियल के फिजिकल केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हर उस एस्पेक्ट को टच किया है जहां असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं आपसे बस एक सिंगल वन वर्ड क्वेश्चन पूछूंगी जिसका जवाब आपको देना है। हमें पता है कि केल्विन स्केल में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, तो कमेंट्स में एक शब्द में बताएं केल्विन स्केल पर लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है। सही जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर ड्रॉप करें। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरे नीट यूजी के सिलेबस की ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनाएं, तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये डीप डाइव कैसा लगा और आप आगे क्या चेंजेस चाहते हैं। और आज का सेशन क्लोज करने से पहले मैं फ्यूचर डॉक्टर्स के दिमाग में एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज हमने मैटर और एटम्स के बारे में जाना, लेकिन सोचिए, अगर इस यूनिवर्स की हर चीज एटम से बनी है और साइंस कहती है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा टोटली एम्प्टी स्पेस होता है, तो फिर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जैसे आपकी टेबल या फोन हमें छूने पर एकदम ठोस या सॉलिड क्यों लगते हैं? हमारा हाथ इस खाली जगह के आर पार क्यों नहीं निकल जाता? इस पैराडॉक्स पर जरूर सोचिएगा।